हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। आज का ये स्पेशल सेशन वर्ड स्वैप के क्वेश्चन पर आधारित है। इससे पहले वर्ड स्वैप के 3 एपिसोड्स आपके सामने रखे गए, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन और बाकी 2 अलग अलग पैटर्न के 2 सेट, जिसमें हर सेट में 10 नए क्वेश्चन शामिल किए गए थे। आज यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ इसके तीसरे सेट और एक नए पैटर्न के साथ। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि वर्ड स्वैप में जो अहम बात है वो बात इतनी सी है कि एक वर्ड आपको किसी भी तरह से हाईलाइटेड करके दिया हुआ होगा। एक हो सकती है उसकी संख्या, 2, 3, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। कहानी बस इतनी सी है कि आपको संदर्भ समझना होगा। संदर्भ के हिसाब से उस शब्द की ये जरूरत जांचनी होगी कि क्या वो शब्द संदर्भ के हिसाब से मीनिंग देने में सक्षम है, और अगर नहीं है तो ऑप्शन में दिए गए सेट, चाहे वो जिस तरीके से हो, एक दूसरे को स्वैप करता हुआ, जो पहला पैटर्न था ए बी वाला, या फिर उसके क्रम को उलट पलट करके सी बी ए बी सी बी ए सी, इस तरीके के ऑप्शन वाले। और आज यहां पर फिर से एक नया पैटर्न। इस पैटर्न में क्या है कि जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स होंगे ऑप्शन में आपको उतने ही नए वर्ड्स, ए में अगर 4 हाईलाइटेड है तो ए में 4 वर्ड्स, बी में 4 वर्ड्स, ऐसे करके आपको दिए जाएंगे। 3 हाईलाइटेड है तो ए में 3 नए वर्ड्स होंगे, उसका सेट होगा, बी में भी, और इसी तरीके से होगा। और 5वां यानी कि ई जो ऑप्शन होगा वो होगा नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड या नो स्वैप रिक्वायर्ड। इस तरीके से जो है आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि सेंटेंस को पढ़ना है, संदर्भ को समझना है, उस संदर्भ के अनुसार जो वर्ड का सही सेट, या तो जो हाईलाइटेड है वही फिट है तो वही आंसर होगा, तो हो जाएगा नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। और अगर उसके अलावा वो संदर्भ पर फिट नहीं है तो आपको ए बी सी डी में से वर्ड्स का सेट चुनना होगा जो उस संदर्भ पर फिट बैठ रहा हो और मीनिंग सही सही आ जाए। यहां पर मैंने बात की थी कि आपको सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पर काम करनी होगी। इस तरीके के पैटर्न में आपके लिए थोड़ी सी कठिनाई बढ़ जाती है। अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता है, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कुछ कुछ प्रेपोजिशन के आधार पर होता है, कुछ ग्रामेटिकल नॉर्म्स होते हैं जहां पर जांच करके आप 5 में से 1 या 2 मिनिमम इतना तो कर ही सकते हैं और वो सही भी होगा। इसलिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे। अटेम्प्ट करने के बाद आंसर में लाइए। गलत होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन को समझिए, नए वर्ड्स आते हैं उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि आगे आने वाले इस तरह के सेट में आपको परेशानी ना हो। उद्देश्य क्या है? इस तरीके के नए पैटर्न्स लाने के उद्देश्य बस इतने से है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब किसी नए तरह के क्वेश्चन को आप देख करके चौंकते हैं, डर जाते हैं, वो ना हो और आप शांति से, आराम से, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आंसर को सॉल्व कर सके, क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और आप क्वालिफाई हो सके। तो यहां पर वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिए। सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेट में जो ये पैटर्न है, इसमें एक तो सबसे पहले किस तरीके से इसको सॉल्व करें और कितने नए वर्ड्स आपको यहां पर सीखने के लिए मिलते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बारी बारी से सेट में जो 10 क्वेश्चन है उसमें से एक एक करके आपके सामने रखेंगे। समय सीमा उतनी ही होगी। हो सकता है कि वो समय सीमा पैराग्राफ की लंबाई को देखते हुए आपके लिए पर्याप्त ना हो, तो वैसी स्थिति में मैंने पहले ही कहा है कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से सूझबूझ के साथ सारे शब्द की मीनिंग को जस्टिफाई करते हुए अटेम्प्ट कीजिए और फिर बनाइए। जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि आप कोशिश करें कि इस समय सीमा के साथ खुद को एडजस्ट कर सके। कितने मार्क्स आते हैं वो मुझे नीचे लिख करके बताइएगा। इस तरह के सवाल को बनाने के दौरान क्या कठिनाइयां महसूस होती है वो भी मुझे लिखेंगे। नए वर्ड्स यहां पर सीखने के लिए मिलेंगे, इसलिए शुरू से अंत तक बने रहिए। एक एक वर्ड्स को नोट डाउन करिए, 2-4 बार रिवीजन करके 2-3 दिन तक इसको अपने साथ रखने की कोशिश कीजिए। या आपके जहन में रह जाएगा, ताकि आगे आने वाले सेट में अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आप वहां पर परेशान ना हो। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। आज के सेशन में जो पहला सवाल है वो आपके सामने आ चुका है। समय की व्यवस्था करें और आपका समय शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। देखिए पहला सवाल है इस पैटर्न का, इसमें क्या है कि देखिए एक हाईलाइटेड यहां है, एक हाईलाइटेड यहां है और एक हाईलाइटेड यहां पर है। ये तीन जो है वर्ड्स दिए गए। इसके लिए आप देखिए कि ऑप्शन ए में भी 1, 2 और 3। इसका मतलब है कि पहले नंबर पर आप इसको लिख सकते हैं, दूसरे नंबर पर इसको और तीसरे नंबर पर इसको। मतलब यह है कि अगर आप ए को आंसर के तौर पर चुनते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट की जगह पर सेकेंडरी का इस्तेमाल होगा, रीच्ड की जगह पर टारगेटेड का इस्तेमाल होगा और फोर्सिंग की जगह पर पुशिंग का इस्तेमाल होगा। तो यहां पर सिंपल सा है, इसी तरीके से आपको बी, सी, डी ये सारे जो है वर्ड्स संदर्भ के हिसाब से जस्टिफाई करना होगा। सबसे पहले देखिए यहां जो कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट्स से, अब यहां पर दो इस तरीके से नहीं लिखा सकता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेटेड तो होना चाहिए सेज। तो यहां पर ये गड़बड़ तो लग रहा है कि पक्का जो है ये शब्द यहां से हटेगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड जो है वो नहीं होगा। ए, बी, सी और डी में से कुछ ना कुछ होगा। हम पढ़ते हैं, पढ़ करके एक समरी समझने की कोशिश करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट से सम 95 मिलियन पीपल हैव प्लंज्ड, और प्लंज का मतलब होता है डूबना, नीचे होना, ठीक है, डूबना, इसका सेंस होता है डूबना, ठीक है, अंडर द पॉवर्टी लाइन ऑलरेडी इन द कंट्री। मतलब है कि कह रहा है कि कुछ एस्टिमेट्स है जिसमें यह कहा जा रहा है, वो एस्टिमेट्स कहता है कि 95 मिलियन जो लोग हैं वो क्या है, गरीबी रेखा के नीचे हैं इस कंट्री में, इन द कंट्री। तो यहां पर हो सकता है सेकेंडरी एस्टिमेट्स, ये सेकेंडरी एस्टिमेट्स ये फिट नहीं बैठता है। प्राइमा फेशिया का मतलब होता है प्रथम दृश्य, जो प्रथम दृश्य, पहली बार जो प्रथम दृष्टया कह सकते हैं, या फिर पहली बार जो दिखता है, मतलब जो कहीं पर मान लीजिए कुछ ऐसी वारदात हो गई और पहला जो पहली नजर में वो दिखता है उसको कहते हैं प्राइमा फेसी। तो यहां पर जो है प्राइमा फेसी का यहां पर कोई संदर्भ ही नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर हम किसी एस्टिमेट की बात करेंगे तो वो एस्टिमेट कहीं ना कहीं से जो है ऑब्जर्व किया होगा, आंकड़ा जो है निकाला गया होगा, डेटा कैलकुलेशन के बाद ये जानकारी होगी। तो सबसे सुटेबल जो लग रहा है वो लग रहा है प्रिलिमिनरी, है ना, प्रिलिमिनरी। दो ऑप्शन मेरे पास आ गया है कि प्रिलिमिनरी, तो मतलब है ए यहां से एलिमिनेट हो गया और डी भी यहां से एलिमिनेट हो गया। किस वजह से हो गया, प्राइमा फेसी की वजह से हो गया और सेकेंडरी की वजह से हो गया। प्रिलिमिनरी जो है वो उस हाईलाइटेड पोजीशन के लिए सबसे परफेक्ट है। कह रहा है कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स से, जो प्राथमिक एस्टिमेट है वो ये कहता है कि सम 95 मिलियन पीपल हैव प्लंज्ड अंडर द पॉवर्टी लाइन ऑलरेडी इन द कंट्री। 95 मिलियन जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे है। अब मुझे है कि इस दोनों में से चुनना होगा। मेरा जो है ए और डी पहले से एलिमिनेट हो गया, अब दो ऑप्शन मेरे पास है तो वो हम देखते हैं। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ देम हैड रीच्ड अबव द पॉवर्टी लेवल्स इन रिसेंट ईयर्स। अब देखिए रीच्ड अबव कहने का मतलब है कि यहां अब अगर ये रिप्लेस हुआ है तो इसमें से मुझे क्रॉल्ड लगाना होगा और ट्राइड लगाना होगा। अब ट्राइड अबव तो होगा नहीं, ये यहां से जो है वो खत्म हो गया, यहां क्रॉल्ड अबव होगा। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, मतलब धीरे धीरे खिसकते हुए ऊपर की तरफ पहुंचना, है ना। एक्चुअली जो गरीबी रेखा के नीचे हैं वो अपनी पोजीशन को बहुत कठिनाई से सुधार पाते हैं, वो अचानक से ऊपर नहीं जा सकते। तो ट्राइड वर्ड जो है वो यहां पर सुटेबल नहीं होगा और इसीलिए इससे मेरा तय हो गया कि भैया आंसर जो इसका होगा वो बी होगा कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स से सम 95 मिलियन पीपल हैव प्लंज्ड अंडर द पॉवर्टी लाइन ऑलरेडी इन द कंट्री। ठीक है, फिर उसका कह रहा है कि मोस्ट ऑफ देम हैड क्रॉल्ड अबव द पॉवर्टी लेवल्स इन रिसेंट ईयर्स। मतलब है कि हाल के वर्षों में बहुत सारे ने रेंगते हुए उसके पॉवर्टी लेवल के ऊपर, जो लकीर है गरीबी रेखा के नीचे वाली एक जो लाइन है जो उसका मेजरमेंट है कि भाई इस इतने इनकम जो पर कैपिटा इनकम के नीचे लोग हैं वो गरीबी रेखा के या उसके ऊपर जो आते हैं, इसका एक मानदंड है, वो आप सब इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, उसको जानते होंगे। तो यहां पर सीधा सा है कि रिसेंट ईयर में जो है वो वहां से कह रहा है क्रॉल्ड अबव द पॉवर्टी लेवल्स इन रिसेंट ईयर एंड इट इज अ ह्यूज शॉक टू दीज फैमिलीज स्लिपिंग। स्लिप का मतलब होता है फिसल जाना, है ना, स्लिपिंग बैक। फिर से क्या हो गया कि बहुत मुश्किल से चढ़े और स्लिप कर गए। क्यों कर गए? इनटू द ग्राइंडिंग पॉवर्टी। फिर से ये जो कोविड का सिचुएशन हुआ उस सिचुएशन में जो परेशानी हुई, बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिसने जो है वो बहुत मुश्किल से पॉवर्टी लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ पहुंचे थे, वो फिर से एक बार जो है स्लिप हो गए, नीचे पहुंच गए। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहां से खत्म हो गया, इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? बी हो गया। देखिए
यहां पर क्या है कि शब्दों का इंपॉर्टेंस है ही। शब्द की अगर आप उपयोगिता नहीं समझते हैं संदर्भ के हिसाब से तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपको मीनिंग समझने में परेशानी हो, मीनिंग का मतलब मैं हमेशा से आपको मना किया हूं कि मीनिंग का मतलब आप कभी भी हिंदी नहीं समझिए। मीनिंग का मतलब है जो सेंस वहां पर वो कहना चाह रहा है। तो कह रहा है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट से सम 95 मिलियन पीपल हैव प्लंज्ड अंडर द पॉवर्टी लाइन ऑलरेडी इन द कंट्री। बिल्कुल यहां पर वो लाइन फिट हो गया। कह रहा है मोस्ट ऑफ देम हैड क्रॉल्ड अबव द पॉवर्टी लेवल्स इन रिसेंट ईयर्स एंड इट इज अ ह्यूज शॉक टू दीज फैमिलीज। जो क्रॉल करके रेंग करके ऊपर की तरफ पहुंचे, घसीटते हुए किसी तरह से पॉवर्टी लाइन के दायरे से ऊपर गए, उनके लिए काफी जो है वो शॉक का सिचुएशन है कि ह्यूज शॉक टू दीज फैमिलीज स्लिपिंग बैक इनटू द ग्राइंडिंग पॉवर्टी। इसलिए इस सवाल का जवाब है वो है आपका बी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। फिर से हम जो दिया हुआ लाइन है उसको समझेंगे। क्या कह रहा है कि एमिड असेसमेंट्स, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, ठीक है, मूल्यांकन से होता है, ओवर इन्फ्लेशन एंड कंटिन्यूड अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड टू द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली, और लाइकली का मतलब देखिए, लाइकली का मतलब होता है संभावित या संभाव्य। क्या होता है? संभावित या संभाव्य। कह रहा है लाइकली टू कंप्रीहेंड, और इस कंप्रीहेंड का मतलब समझिए ये होता है सम्मिलित करना, सम्मिलित करना या होता है समझना, और इसी से जो है कंप्रीहेंशन बना हुआ है, जो आप लोग आरसी का सवाल बनाते हैं, समझना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू कंप्रीहेंड द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। ये बिल्कुल, ये वर्ड मुझे यहां से बदलने की जरूरत है, ये यहां पर सेंस नहीं दे रहा है। क्या कह रहा है कि एमिड असेसमेंट्स ओवर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ठीक है, and continued uncertainty with regard to the second wave of COVID-19 pandemic, the Reserve Bank of India is likely to comprehend, likely to comprehend sense यहां पर नहीं बैठ रहा है, the benchmark interest rate at the existing levels। अब इसको समझने की जरूरत नहीं, उसको फिक्स करने की, उसको जो है आप क्या कह सकते हैं बनाए रखने की, या उसको बदलने की, ये हो सकता है उसको बढ़ाने की, उसको घटाने की, तो ये चीजें यहां पर हो सकती है। तो यहां ये इसको बदलने की जरूरत है। एग्जिस्टिंग लेवल एट इट्स अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। अब देखिए ये जो आरबीआई के टर्म में है ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी, इसके लिए रिव्यू जो है ये फिक्स है। हर तिमाही में जो है आरबीआई उसकी रिव्यू करती है मार्केट की स्थिति के अनुसार, तो इसको रिव्यू ही कहते हैं। अब हम यहां पर उसके हिसाब से ऑप्शन में देखेंगे कि इसको बदलने की जरूरत नहीं है, बट मुझे इसको बदलने की जरूरत है, और ये हम अंडर कंसिडरेशन रख लेते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एमिड असेसमेंट्स हो सकता है, लग रहा है कि सेंस मिला जुला करके दे रहा है, बट हम इससे बेहतर मीनिंग अगर मेरे पास है, क्योंकि मुझे कंप्रीहेंड को यहां पर बदलना पड़ेगा, ये उसका मीनिंग नहीं दे रहा है, तो रिव्यू वाला ऑप्शन यहीं पर है एक, ठीक है। आप जो है मॉनेटरी पॉलिसी असेसमेंट ये बिल्कुल नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग नहीं लिखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ओवरव्यू भी नहीं लिखते, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता है, बिल्कुल जो है इसको हम यहां पर देखेंगे। तो मेरा उस लिहाजन जो है एक चीज पकड़ा गया। अगर हम जो है आप सब पढ़ते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसका जब रिव्यू होता है, तो ये अगर आप पढ़ते हैं तो ये आप पढ़ चुके होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू ही लिखते हैं वहां पर। तो अब यहां पर जो है ए रिव्यू इसमें है, तो उस लिहाजन मुझे पता तो चल गया कि इसका आंसर डी है। अब देखिए कि एप्रीहेंशंस का जो मतलब है इसका क्या है, इसका मतलब है डर, इसका मतलब होता है भय, इसका मतलब होता है आशंका, ठीक है, ठीक, इसका मतलब होता है समझ, ठीक है, इसका मतलब होता है अनुभव। तो ये बेहतर है कि कह रहा है कि एमिड एप्रीहेंशंस ओवर इन्फ्लेशन, जो उसके ऊपर आशंका है, जो उसका डर है, एंड कंटिन्यूड अनसर्टेनिटी। अब देखिए उससे मिलता जुलता वर्ड जो है यहां पर आ रहा है,
मूल्यांकन के साथ ये भी जो है फिट नहीं बैठ रहा है, तो मेरा एप्रीहेंशंस बिल्कुल ठीक है। अब रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, मतलब जो पहले से है उसको होता है बनाए रखना, ठीक है। जो रेट है, जो मान लीजिए कि रेट पहले से फिक्स है 5%, 5.1%, 2%, जो भी है, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं कि जो एक पर्टिकुलर रेट अभी की है, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो स्थिति है उसको यथावत बनाए रखने की बात उसका अगर कहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिटेन। और डिटेन का मतलब है रोक लगाना, इसको मतलब होता है रोक देना, ठीक है, रोक देना। बाकी ऑल्टर का मतलब आप जानते हैं परिवर्तन करना, ठीक है, परिवर्तन करना। ग्रास्प का मतलब होता है समझदारी, नियंत्रण, ठीक है, समझदारी, नियंत्रण कह सकते हैं। और कंप्रीहेंशन का मतलब आप जानते ही हैं, कंप्रीहेंड वर्ड से है। तो सिंपल सा है कि यहां आपको समझ में आ गया कि एमिड एप्रीहेंशंस ओवर इन्फ्लेशन, जो उसके ऊपर जो डर है, आशंका है, जो अनुभव है महंगाई के ऊपर, एंड कंटिन्यूड अनसर्टेनिटी विद रिगार्ड द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, द आरबीआई ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू रिटेन करने का मतलब उसको बनाए रखने का है द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट एग्जिस्टिंग लेवल एट इट्स अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, फील एक्सपर्ट्स। मतलब है एक्सपर्ट्स ऐसा महसूस करते हैं कि महंगाई की जो ये आशंका है, जो उनका अनुभव है, और जो कंटिन्यूड अनसर्टेनिटी है ये कोविड-19 के सेकेंड वेव की वजह से, तो उनको ऐसा लगता है कि आरबीआई जो है अपनी जो एग्जिस्टिंग लेवल है इंटरेस्ट रेट की, उसको बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट की, उसको रिटेन करेगी, डिटेन नहीं करेगी। और वैसे भी डिटेन वाला ऑप्शन वहां से खत्म हो गया है। तो यहां जो इसका आंसर हो गया वो हो गया आपका डी। आसानी से ये बात समझ में आ गई किस वजह से मुझे क्लू मिला, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, ये मुझे दिख गया और वो उसे बदलने की जरूरत नहीं थी। साथ में सिर्फ इतना ही नहीं कहेंगे कि उसके आधार पर हुआ, दूसरी बात ये हुई कि लाइकली टू कंप्रीहेंड जो है वहां पर सेंस नहीं दे पा रहा था, संदर्भ में वो फिट नहीं बैठ रहा था, इसीलिए उसको बदलने की जरूरत महसूस हुई। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए फिर से यहां पर क्या कह रहा है कि द यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप्स ऑन ह्यूमन राइट्स एंड स्पेशल लेक्चरर्स, ये संदर्भ से ही फिट नहीं बैठ रहा है। इसका यहां पर जो है ना यूनाइटेड नेशंस के हैव रिटन, यहां पर हो सकता है कि उसका जो दूत होगा, जो चुना गया होगा, उसके लिए दूत कहते हैं, या फिर कह सकते हैं आप उसको प्रतिवेदक। क्या कह सकते हैं? प्रतिवेदक। सबसे आसान है, आप इसको दूत समझिए। यहां पर लेक्चरर्स का संदर्भ ही नहीं है। हमने यहां पर अपने मन से नहीं किया था, जैसे कि क्या यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन ह्यूमन राइट्स एंड स्पेशल, दूत के लिए जो वर्ड है नीचे देखते हैं, स्पोक्समैन का मतलब होता है प्रवक्ता, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। मेंबर्स हो सकता है, राइट्स एंड स्पेशल मेंबर्स हैव रिटन, मे बी इसको कह सकते हैं। रिपोर्टर्स का यहां पर बिल्कुल जो है संदर्भ नहीं है, ये भी यहां से एलिमिनेट हो गया। अब कह रहा है रिपोर्टर्स, है ना, रिपोर्टर्स, इसका जो मतलब होता है ये होता है दूत। ये नया वर्ड है रिपोर्टर्स, इसका मतलब होता है दूत। तो एक्चुअली यहां पर ये फिक्स हो गया मेरा कि भैया मेंबर्स से ज्यादा बेहतर है कि स्पेशल रिपोर्टर्स हैव रिटन टू द सेंटर एलिजिंग दैट एन आइड। अब ये जो आइड है इसका मतलब होता है सहायक, ठीक है, क्या होता है? सहायक। ऑफ महबूबा मुफ्ती वॉज अनइथिकली, ये शब्द देखिए टॉर्चर्ड के साथ फिक्स नहीं है, इसका मतलब होता है अनैतिक, ठीक है, जबकि टॉर्चर्ड होगा तो निर्दयता पूर्वक हो सकता है, और देखिए यहां पर ब्रूटली है, बिल्कुल ये भी मिल रहा है मेरा, है ना, ब्रूटली। उसके बाद दूसरा देखिए ये क्लेमेंटली, इसका मतलब होता है दयालु, ठीक, मेहरबान। तो इस वजह से भी जो है ये मेरा बी वाला ऑप्शन खत्म हो गया। जब हम टॉर्चर्ड की बात कह रहे हैं तो क्लेमेंटली फिक्स नहीं होगा। यहां पर जो एब्यूसिव का है, एब्यूसिव का मतलब होता है अनुचित, ठीक है, दुर्व्यवहार पूर्ण कह सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन स्पोक्समैन जो है उससे ज्यादा है रेपुटियस, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, तो इसलिए वहां से वो एलिमिनेट हो गया है। अब यहां पर जो चेस्टनेस है, ये देखिए शालीनता, ये भी जो है मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया। कि आगे देखिए क्या कह रहा है, टॉर्चर्ड इन द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
कस्टडी फॉर स्पीकिंग अगेंस्ट। अब है शालीनता, यहां पर जो ये पहला वाला है ये एलिमिनेट हो गया। अब ये एल्यूरमेंट का मतलब होता है लालच, प्रलोभन। एल्यूरमेंट का मतलब होता है लालच या होता है प्रलोभन, ठीक है। हेविली, ब्रुटैलिटी, ब्रुटैलिटी ये यहां पर हेविली यहां से खत्म हो गया है। रिपोर्टर्स, वैसे भी ये ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो गया, तो क्लेमेंटली की वजह से बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। एट्रोसिटी का मतलब होता है अन्याय, ये फिट बैठ रहा है। अब हम मीनिंग लगाएंगे कि द यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन ह्यूमन राइट्स एंड स्पेशल रिपोर्टर्स हैव रिटन टू द सेंटर एलिजिंग। एलिजिंग मतलब होता है कि आरोप लगाना, दैट एन आइड सहायक जो है ऑफ महबूबा मुफ्ती वाज ब्रुटली टॉर्चर्ड in the National Investigation Agency custody for speaking against atrocities. Atrocities का मतलब है अन्याय in Kashmir before UN representatives। तो बिल्कुल यहां पर जो है ये तीनों वर्ड इसमें फिट बैठ रहा है। रेपर्टियर्स का मतलब दूत होता है, ब्रूटली का मतलब होता है कह सकते हैं निर्दयतापूर्ण, और एट्रोसिटीज का मतलब होता है, एट्रोसिटी का मतलब होता है अन्याय। इसीलिए इस सवाल का भी जो जवाब हो गया यहां पर, ये हो गया डी। देखिए संदर्भ जो है मोटा मोटी ये समझ में आ रहा था, लेक्चरर्स पहले ही दिख रहा था। अनइथिकली जो है वो वहां पर नहीं, जब टॉर्चर की बात हुई तो उससे बेहतर हम ऑप्शन ढूंढेंगे। देखिए आपको यहां पर जो है कहीं ना कहीं अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। एक तो सबसे पहले आपको अपने वोकैबुलरी पर काम करना पड़ेगा, नए नए वर्ड्स सीखने होंगे, और ये नया वर्ड्स तब आएगा जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे। ये सारे ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं और जो है ये न्यूज़पेपर से लिया गया पोर्शन है। मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूं कि लेवल इतना रखूं कि आगे आने वाले जो एग्जामिनेशन है, चाहे वो SBI है, IBPS है, उसमें आपको ये काम करे। साथ ही आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, आपकी इंग्लिश की समझ अच्छी हो, तो ये बहुत जरूरी है। अब इस पर विशेष जानकारी अगर चाहिए तो आप वीडियो में चले जाइए, पीछे इसके 3 एपिसोड्स हैं, और ये मैं विशेष करके उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो नए हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे छोड़िएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और यही होता है जो कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए एक वैल्यूएबल वीडियोस बनाने के लिए मजबूर करता है, और मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए कुछ ऐसा लेकर के आऊं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो और आप अपनी डिजायर्ड जो गोल है उसको आसानी से और जल्द से जल्द पा सके। तो वहां पर जाइए, उसका कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या समझदारी है, वो वर्ड स्वैप की देखिए। 2 एपिसोड में 2 अलग अलग पैटर्न्स है, ये तीसरा पैटर्न है, आप इसको भी देखिए। इसके अलावा और सारी भी चीजें चैनल पर अवेलेबल है। वोकैब के लिए काम करना है, आपको वर्ड समझ में नहीं आता है, फिक्सेस एंड रूट वर्ड्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मैं बहुत जल्द उसके भी सेशन को फिर से जो है शुरू कर रहा हूँ। पहले मैं कराया था, अब फिर मैं 5-5 का सेट लेकर के आऊंगा, तो उसमें भी जो है 5 सवाल वहां से पूछा जाता है, तो आपको उसे देखना चाहिए। फ्रेजल वर्ब पर काम करना है, प्लेलिस्ट में चले जाइए। मैंने पहले भी कहा है कि उसकी जो है थोड़ी सी वो आज के वीडियो के हिसाब से थोड़ी सी जो है विजुअल और ऑडियो विजुअल जो है वो आज के वीडियो जैसी नहीं है, बट वो आपके काम की है, आप उसको नोट डाउन करिए, समझिए। SBI की तैयारी कर रहे हैं तो SBI स्पेशल में भी बहुत सारे एपिसोड्स हैं, वैसे मैं लेकर के भी आपके साथ आ रहा हूँ, चैनल पर बने रहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नीड टू ब्रेक द ग्रिप ऑफ डिफेम्ड कैपिटलिज्म थ्रू मोर कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, अ रीइंस्टेटेड फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, ग्रेटर रिलायंस। अब देखिए यहां पर एक गड़बड़ी दिख गई, इसके साथ ऑन, ये फिक्स है रिलायंस ऑन, और जो रिलायंस है उसका मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास। इसका मतलब होता है भरोसा, इसका मतलब होता है आसरा, ठीक है। तो यहां फिक्स है कि इसके साथ ऑन लगेगा। अब हम इसमें देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हाँ यहां ऑन है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा होगा। कभी कभी जो है आपको इससे बहुत फायदा हो जाएगा, अगर इस तरीके की कोई जानकारी आपको मिल जाती है तो समझिए कि ये मुफ्त में आपको मिल गया। आपको कंटेक्स्ट समझ में आए ना आए, संदर्भ और ऑप्शन भी वैसा ही है कि एक ही है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहां पर जो है वो है स्टिग्मेटाइज्ड, है ना, ये
इसका मतलब होता है कलंकित करना, ठीक है। डिफेम का मतलब होता है मानहानि करना, बदनाम करना। तो उससे ज्यादा बेहतर है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नीड टू ब्रेक द ग्रिप ऑफ स्टिग्मेटाइज कैपिटलिज्म, ठीक है। जो कलंकित करने वाला कैपिटलिज्म है उसको जो है वो रोकना होगा, नीड टू ब्रेक। फिर कह रहा है थ्रू मोर कॉम्पिटिटिव मार्केट, अब है कि रीइंस्टेटेड। अब रीइंस्टेट का मतलब देखिए क्या होता है, पुनः बहाल करना। इसका मतलब होता है पुनः बहाल। अब चूंकि ईडी लगा हुआ है तो उसके हिसाब से आप किया वो आप देख लीजिएगा। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, ग्रेटर रिलायंस का मतलब विश्वास, भरोसा, रूल्स रादर देन डिस्क्रिशन। अब यहां जो डिस्क्रिशन है इसका मतलब होता है समझदारी, है ना, ईमानदारी, सावधानी, ये इसका सेंस है। आप सब इसको नोट डाउन कर लेंगे। सॉरी, अ चेंज इन द वे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गिवन नहीं, अवॉर्डेड, ठीक है। वो कोड देना पड़ता है, उसके हिसाब से सरकार चुनती है कि भाई किसे वो दिया जाए। तो एक्चुअली यहां पर, अब यहां पर स्टिग्मेटाइज के बाद वर्ड है एक्सटॉल। एक्सटॉल इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना। बाकी अलॉट जानते हैं, डिनॉन्स जानते हैं, विलिफाई देखिए, डिनॉन्स देखिए, डिनॉन्स इसका मतलब होता है दोषारोपण करना, दोषारोपण करना, या होता है समाप्त करना। देखिए ये सारे जितने भी वर्ड्स मैं यहां पर लिखता हूं यही आपका सहारा है। इसको आपको लिखना है, अपने डेली यूज में लाना है, 2-4 बार रिवीजन करना है। जब कभी भी आप नया सेट बनाने के लिए आते हैं उस दौरान भी आपको इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहां पर है विलीफाई। विलीफाई का मतलब होता है गालियां देना। क्या होता है, गालियां देना, या होता है बदनाम करना, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सा है, मुझे दिख गया एक आसान सा, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, क्रिटिसिज्म कैन नॉट बी मार्जिनलाइज्ड। अब मार्जिनलाइज का मीनिंग है, देखिए इसका मतलब होता है अधिकारहीन कर देना। कह रहा है कि क्रिटिसिज्म कैन नॉट बी मार्जिनलाइज्ड इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। यहां पर ये अंडर कंसिडरेशन रख सकते हैं, ठीक ही लग रहा है कि क्रिटिसिज्म को किसी का अधिकार न रहने देना, अधिकारहीन कर देना। कैन बी मार्जिनलाइज होता तो ये थोड़ा लगता, लेकिन फिर भी ठीक है, इसको हम देखते हैं आगे जैसी जरूरत होगी, हम पूरा कंटेक्स्ट तो समझ लें उसके हिसाब से। कह रहा है कि दैट इज द हार्टनिंग मैसेज दैट हैज बीन सेंट आउट लाउड एंड क्लियर बाय अ लर्नेड बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हाइल वैलिडेटिंग। और वैलिडेटिंग का मतलब होता है मान्यता देना, ठीक है। क्या होता है, वैलिडेट का मतलब होता है मान्यता देना। अब यहां पर कह रहा है द चार्ज ऑफ कॉन्स्पैरेसी, ठीक है, इसका मतलब होता है षड्यंत्र। अब यहां पर ये दोनों बातें क्रिटिसिज्म के लिए, कॉन्स्पैरेसी यहां पर ठीक जो है वो संदर्भ में नहीं लग रहा है। अगेंस्ट अ सीनियर जर्नलिस्ट फॉर द क्रिटिकल रिमार्क्स अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। यहां पर संदर्भ क्या है, कह रहा है कि क्रिटिसिज्म को डेमोक्रेसी में कुछ वर्ड कह रहा है मार्जिनलाइज, हम देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो यहां पर है वो क्या किया है, वैलिडेटिंग, उसको मान्यता दे दिया, वैलिडेटिंग द चार्ज ऑफ कॉन्स्पैरेसी अगेंस्ट। भाई यहां पर उल्टा हो गया ना मीनिंग, यहां कह रहा है कैन नॉट बी मार्जिनलाइज्ड इन अ डेमोक्रेसी, दैट इज हार्टनिंग मैसेज दैट हैज बीन सेंट आउट लाउड एंड क्लियर। तो यहां पर जो है ये वर्ड इस तरीके से फिट नहीं बैठ रहा है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। एक है इसको अवैध ठहराना, इलेगिटिमेट का मतलब होता है अवैध ठहराना, ठीक है। उसके बाद अप्रूव करना, जानते ही हैं। डोमिनेट करने का मतलब होता है, जिसमें आप डोमिनेट करने का मतलब वर्चस्व होना या बोलबाला के सेंस में आप कह सकते हैं। हाँ, क्रिमिनलाइज्ड कहने का मतलब है कि उसको क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कह सकते। तो ये मार्जिनलाइज्ड से ज्यादा बेहतर लग रहा है क्रिमिनलाइज्ड, कि क्रिटिसिज्म कैन नॉट बी क्रिमिनलाइज्ड
इन अ डेमोक्रेसी, मतलब किसी भी जगह पर डेमोक्रेसी में चूंकि सबको बोलने का अधिकार है तो उसको आप किसी भी क्राइम के तहत नहीं रख सकते हैं, है ना, उसका जो है क्रिमिनलाइज उसको नहीं कर सकते हैं। ये ज्यादा बेहतर मीनिंग दे रहा है इस मार्जिनलाइज्ड वर्ड से, ठीक है। अब पिनलाइज करने का मतलब क्या होता है, दंडित करना। देखिए यहां जो अगला यहां ऑप्शन है पिनलाइज्ड, इसका मतलब होता है दंडित करना, ठीक है। यहां पर देखिए क्रिमिनलाइज दो जगह है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। पिनलाइज का मतलब होता है दंडित, क्रिटिसिज्म कैन नॉट बी पिनलाइज्ड। अब यहां पर उससे ज्यादा बेहतर मुझे लग रहा है कि भाई क्रिटिसिज्म को आप जो है एक क्राइम के तौर पर नहीं देख सकते हैं डेमोक्रेसी में। दैट इज हार्टनिंग मैसेज दैट हैज बीन सेंट आउट लाउड एंड क्लियर। तो ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, ए नंबर भी यहां से एलिमिनेट हो गया और सी नंबर भी यहां से एलिमिनेट हो गया। हम वर्ड्स पर बाद में बात करते हैं। अब है कि हमें चुनना होगा बी या डी में से कोई एक, तो हम वर्ड्स को देख लेते हैं, है ना। यहां पर देखिए क्वेस, क्वेस का मतलब होता है जीतना या रद्द करना, ठीक है। क्या होता है, रद्द करना। और सेडेशन का मतलब होता है राजद्रोह, ठीक है। अब इसको पढ़ करके देखते हैं कि क्रिटिसिज्म कैन नॉट बी क्रिमिनलाइज्ड इन अ डेमोक्रेसी, दैट इज द हार्टनिंग मैसेज दैट हैज बीन सेंट आउट लाउड एंड क्लियर। मतलब है कि क्रिटिसिज्म को डेमोक्रेसी में क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता है, ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो दिया गया, ठीक है, बाय अ लर्नेड बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हाइल क्वेसिंग द चार्ज ऑफ सेडिशन अगेंस्ट अ सीनियर जर्नलिस्ट। बिल्कुल, क्वेसिंग का मतलब है कि रद्द करते हुए, है ना, बेंच सुप्रीम कोर्ट व्हाइल क्वेसिंग द चार्ज ऑफ सेडिशन। अब यहां टर्मोइल का देखिए, टर्मोइल का मतलब होता है अशांति, ठीक है, हलचल। उससे बेहतर सेंस जो है ये दे रहा है और इसीलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्रिमिनलाइज्ड क्वेसिंग एंड सेडिशन। आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी, कि भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बड़ा ही क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया है कि भाई क्रिटिसिज्म को डेमोक्रेसी में आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया, बाय अ लर्नेड बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हाइल क्वेसिंग। और यहां पर जस्टिफाइंग नहीं होगा, यहां उससे ज्यादा बेहतर है कि रद्द किया उस चीज को। किस चीज को भाई, चार्ज ऑफ जो है सेडिशन, जो आरोप लगाया। और चार्ज ऑफ टर्मोइल यहां पर कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, ये नॉर्मल सा है कि ये इस वजह से यहां से खत्म हो गया। अब जो ये इंसरेक्शन वर्ड है इसका मतलब होता है बगावत, ये भी देख लीजिए, ये याद रखिएगा, बगावत या विद्रोह के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ड को आप अलग अलग लिख लीजिएगा। तो इस आधार पर जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो गया आपका बी। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम एन इंक्रीजिंग पोर्टफोलियो ऑफ एनपीए अकाउंट्स, है ना। ये एनपीए अकाउंट की वजह से जो है बहुत दिक्कत हो रही है ना, इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, नॉट बिकॉज ऑफ प्रोसीजरल लैप्स बट बिकॉज ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट। ये मतलब निहित स्वार्थ होता है, ये जो कहते हैं ना किसी भी चीज में जो निहित स्वार्थ होता है उसकी वजह से। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है निहित स्वार्थ ऑफ द डिफॉल्टर्स इन मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स। अब देखिए क्या होता है, एनपीए अकाउंट्स क्या होता है कि ऐसा अकाउंट जिस पर कि लोन लिया गया है बट उसकी जो है अदायगी नहीं हो रही है, तो वैसे अकाउंट को बैंक द्वारा जो है एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो वही चीज यहां पर कह रहा है कि द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम एन इंक्रीजिंग पोर्टफोलियो ऑफ एनपीए अकाउंट्स इन बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोसीजरल लैप्स। मतलब है कि जो प्रोसीजर है उसमें गड़बड़ी की वजह से, लैप्स की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, बट बिकॉज ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ डिफॉल्टर्स इन मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स। बिल्कुल यहां पर ये भी शब्द ठीक है, ये भी शब्द ठीक है और ये भी शब्द ठीक है। यहां पर कोई भी जो ऑप्शन की जरूरत नहीं है और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड एंड द ऑप्शन इज ई। चलिए कुछ कुछ वर्ड है इसमें। इम्पॉन्ड, प्रोसीजर का मतलब कार्यविधि संबंधी, समझ सकते हैं आप, सीधा सा है कार्यविधि संबंधी, ठीक है। इम्पॉन्ड का मतलब होता है जब्त करना, ठीक है, क्या होता है, जब्त करना। बाकी नंबर, प्रोफेशनल, डायरेक्शन, रेगुलेटरी, पर्सनल, ये जानती हैं। प्रोसीजन, ये जो प्रोसीजन है इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, एक्ट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड,
असेसमेंट का जानते ही हैं, मूल्यांकन, पोजीशन जानते हैं, कॉन्टेस्टेड जानते हैं, बॉन्ड जानते हैं। तो बिल्कुल यहां पर सिंपल सा है कि मैंने लाइंस पढ़ी, लाइंस को देख करके समझ में आया कि भाई जो है वो पीड़ित है बैंकिंग सिस्टम, किस वजह से? पोर्टफोलियो इंक्रीजिंग, पोर्टफोलियो ऑफ एनपीए अकाउंट्स। वो क्यों हो रहा है भाई? इस वजह से सिर्फ नहीं हो रहा है कि कार्यविधि में कहीं पर लैप्स है, प्रोसीजर लैप्स है, बल्कि जो निहित स्वार्थ है डिफॉल्टर्स का, उसकी वजह से भी ये हो रहा है प्रोसीजर लैप्सेस, बट बिकॉज ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द डिफॉल्टर्स इन मोस्ट ऑफ द अकाउंट। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि द इंडियन इकोनॉमी हैज स्टार्टेड। देखिए बहुत सारे बच्चे के लिए एक बात क्या है ना कि मैं यहां पर बता दूं, उनको ये जब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पैराग्राफ आते हैं तो वो डरने लगते हैं कि भाई ये सब मुझे समझ में नहीं आएगा। अरे भाई आप सेंस समझिए, घबराने से बेहतर है और ना बनाने से बेहतर है अटेम्प्ट कीजिए। गलती हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत कुछ सीखने के लिए आपको यहां पर मिलेगा। तो क्या कह रहा है, द इंडियन इकोनॉमी हैज स्टार्टेड टू हीव, और हीव का मतलब होता है उतार चढ़ाव से। क्या होता है? उतार चढ़ाव, या फिर कह सकते हैं जोर लगाकर उठने से, उठने से। ठीक है, अब कह रहा है एज इट इज गाइडेड बाय द सेकेंड वेव, सेकेंड कोविड वेव। अब देखिए गाइडेड वर्ड नहीं है भाई, इसके लिए इसको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये गाइडेड वर्ड तो यहां पर बिल्कुल नहीं होगा, मुझे इसको बदलना होगा। तो बॉर्डर्ड हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर चैलेंज्ड भी हो सकता है, हम देखते हैं। उसके बाद जो है टॉर्मेंट, टॉर्मेंट का मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब होता है तरपना। ठीक है, और इसका मतलब होता है उत्पीड़न, टॉर्मेंट का ही। तो एक्चुअली ये यहां से खत्म हो गया। मुझे बॉदर्ड लग रहा है, चैलेंज लग रहा है, और ये जो बफेटेड है इसका मतलब होता है धक्का मुक्की करना। ठीक है, धक्का मुक्की करना। ठीक है, मुक्की करना मतलब है कि घटना बढ़ना, मतलब क्या हो रहा है कि बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, धक्का देकर के नीचे की तरफ फिर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और सिचुएशन एक्चुअली कहीं ना कहीं ऐसा ही है। बॉदर्ड यहां पर थोड़ा सा लग रहा है, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है चैलेंज्ड। तो देखते हैं बाकी और सारा जो है सामने क्या आ रहा है उसके हिसाब से। तो इसमें पक्का है कि ये वाला हिस्सा जो है खत्म हो गया। बी वाला टॉर्मेंटेड जो है तरपना, उत्पीड़न सेंस में नहीं बैठेगा। द इंडियन इकोनॉमी हैज स्टार्टेड टू हीव एज इट इज, अब जो भी है बॉदर्ड, चैलेंज, बफेटेड by the second COVID wave. On Thursday, there was more bad news for the Modi government when a closely watched activity of economic activity. देखिए ये भी मुझे बदलना है। अब closely watched statistics हो सकता है, डेटा हो सकता है, और ये जो गॉज है ना इसका मतलब होता है मापना, आंकना। ठीक है, ठीक, मापन कह सकते हैं, मापक, अंकन, मापन, अंकन। तो यहां पर क्या कह रहा है कि देयर वॉज मोर बैड न्यूज फॉर मोदी गवर्नमेंट व्हेन अ क्लोजली वॉच्ड गॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। क्लोजली वॉच्ड जो मेजरमेंट स्केल है यहां पर, ये वाला तो मेरा खत्म हो गया। क्लोजली वॉच्ड डेटा या स्टैटिस्टिक्स आंकड़े हैं, और डेटा ये इस पर जो है बिल्कुल यहां फिट नहीं बैठ रहा। फिर भी हम अभी भी इसको अंडर कंसिडरेशन ही रखते हैं। तो इसमें भी एक्टिविटी यहां खत्म हो गया, क्योंकि यहां पर भी ये मुझे लग रहा है कि चेंज। द IHS सर्विसेज, इंडियन हेल्थ सिस्टम है शायद ऐसा, इसको देख लीजिएगा फुल फॉर्म इसका क्या है, मेरे हिसाब से वही है। सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स कॉन्ट्रैक्टेड, और इसका मतलब होता है सिकुड़ना, घटना। ठीक है, सिकुड़ना, ठीक है, घटना, घटने के सेंस में भी कहते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 months। अब देखिए कि पहली बार जो है वो 8 महीने में घटा है। तो यहां जो है वो पब्लिश्ड इंडेक्स, पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये 8 महीने में पब्लिश होगा। भाई इसका समय होता है पब्लिश होने का। इंक्रीज होने का सेंस ही नहीं हो रहा, धक्का मुक्की की बात हो रही है यहां पर। तो ये वाला भी जो है वैसे भी खत्म हो चुका है। डिक्रीज वाला भी जो बात है वो यहां से खत्म हो चुका है। तो मेरे पास जो है एक गॉज का ऑप्शन बचा। देखिए घबराना नहीं है कि पहला जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उसको देख करके बहुत सारे अंडर कंसिडरेशन में रह गए, दूसरा भी है उसको भी देख करके बहुत सारे, लास्ट आते आते कहीं ना कहीं फाइनल आया था कि पब्लिश्ड भाई इस संदर्भ में यहां पर नहीं फिट बैठेगा। ठीक है, और डिक्रीज जो है वो यहां हो सकता है ना, डिक्रीज्ड, बिल्कुल इंडेक्स डिक्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम।
लेकिन उसके बाद है चैलेंज से ज्यादा है बफेटेड का सेंस बेहतर आ रहा है कि द इंडियन इकोनॉमी। अब यहां पर मुझे क्या था, चलिए ये हम एक बार इसको रख लेते हैं, पब्लिश खत्म हो गया, ये आपका जो है कॉन्ट्रैक्टेड फिर यहां पर है, इसमें भी है, और ये बी मेरा खत्म हो गया। मुझे इसमें दोनों में से चुनना था, ठीक है। तो हम मीनिंग एक बार दोनों के आधार पर देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि भाई डी क्यों नहीं हो सकता है। द इंडियन इकोनॉमी हैज स्टार्टेड टू हीव एज इट इज बफेटेड या चैलेंज्ड। तो बफेटेड ज्यादा है कि धक्का मुक्की जो हो रहा है उसकी वजह से, कि कोविड में कभी खोलना पड़ रहा है, कभी बंद करना पड़ रहा है, खुला था, अनलॉक हुई, फिर से जो है कोविड का सेकेंड वेव आया, अब फिर लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई यहां पर। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमी जो है कभी उठ रहा है, कभी नीचे की तरफ वो बढ़ना चाह रहा है, तो फिर धक्का देकर के नीचे की तरफ, ये ज्यादा बेहतर हो रहा है। ये वर्ड का जो सेंस आ रहा है बफेटेड का, वो ज्यादा सेंस बेहतर है चैलेंज से। फिर कह रहा है द मोदी गवर्नमेंट when a closely watched data नहीं, closely watched gauge of economic activity, उसका जो मेजरमेंट स्केल है उसके आधार पर वो देखा गया। द IHS सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स कॉन्ट्रैक्टेड, ये बिल्कुल यहां पर जो है इसको बदलने की जरूरत नहीं है, डिक्रीज की यहां पर जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहां से ये एलिमिनेट हो जाएगा। सबसे एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो आपका यहां पर सी है। देखिए मैं पहले से भी कहता आया हूं, आज भी इस बात को दोहरा रहा हूं कि जब भी मुझे चुनना होता है एप्रोप्रिएट वन का चुनाव करना होता है, क्लोजली वॉच्ड डेटा से क्लोजली वॉच्ड गॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जब कहेंगे, उसका जो मेजरमेंट है, जो बेंचमार्क है, जिस आधार पर हम मेजरमेंट करते हैं डेवलपमेंट का, या फिर उसमें जो इंक्रीज डिक्रीज होता है कि भाई उसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, जिस आधार पर जो मेजरमेंट स्केल है उसको वॉच करके ये पता चला कि भाई the IHS Services Business Index contracted for the first time in 8 months, और इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो हो गया आपका सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, द रिस्पेक्ट एंड पॉपुलैरिटी दैट आर एडुकेटर्स वंस एंजॉयड नीड्स टू बी रिस्टोर्ड एंड द यूनिवर्सिटीज नीड टू थिंक ऑफ इवॉल्विंग अ गेम टू हायर द बेस्ट पीपल। ये गेम सब ठीक नहीं लग रहा है, ये गलत है। नीड टू थिंक ऑफ इवॉल्विंग अ प्लान हो सकता है, अ स्ट्रैटेजी हो सकती है, पॉलिसी जो है हायर करना है तो उसके लिए पॉलिसी भी नहीं होगा उतना सुटेबल, और स्कीम भी उतना सुटेबल नहीं होगा। ऐसे आप अगर चाहें तो अंडर कंसिडरेशन रख सकते हैं, हम बाद में उसको देख लेंगे। अब देखिए कि यहां पर प्लान भी हो सकता है, स्ट्रेटजी भी हो सकता है, पॉलिसी भी हो सकता है, स्कीम भी हो सकता है गेम की जगह पर, लेकिन गेम नहीं होगा, ये कंफर्म है। टू हायर द बेस्ट पीपल एंड ऑफर देम अट्रैक्टिव सैलरीज एंड वर्किंग कंडीशंस टू कीप देम स्टिमुलेटेड, वर्ड भी नहीं होगा। यहां पर है काम करने के लिए, जब भाई हम हायर कर रहे हैं अच्छे लोगों को तो उनको मोटिवेट रखना होगा, कीप देम मोटिवेटेड। मुझे एक वर्ड यहां पर दिख रहा है, ठीक है, ये कीप देम ड्रिवन का कोई मतलब ही नहीं है, कीप देम इंस्पायर्ड आप कह सकते हैं। यहां पर देखिए कि ये इसमें आ गया है, इसको हटा दीजिए आप, यहां से इसको हटा दीजिए, इसको कहिए नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन हम ही बनाते हैं, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो यहां पर है मोटिवेटेड, इन्फ्लुएंस्ड की जरूरत ही नहीं है, ये यहां से खत्म हो गई, ठीक है। एडुलेशन का मतलब वैसे भी होता है चापलूसी, ठीक है, या खुशामद, तो ये यहां पर जो है ये फिट नहीं बैठेगा, खत्म हो गया। द रिस्पेक्ट एंड प्रेज दैट आर एजुकेटर्स एंजॉयड, यहां पर ये भी आपका खत्म हो गया है। इंस्पायर्ड प्रेरित से ज्यादा है, मोटिवेटेड है किसी चीज के लिए, बेहतर है। तो यहां पर स्टीम, इसका मतलब होता है आदर सम्मान, ठीक है। और स्ट्रैटेजी जानते ही हैं, किसी चीज को जो है एकदम हर तरफ से जांच परख करके जो कहते हैं किसी चीज को करने के लिए, तो बेहतर वहां पर मीनिंग दे रहा है। ऊपर में भी जो है फेम वो खत्म हो जाता है। द रिस्पेक्ट एंड स्टीम दैट आर एजुकेटर्स वंस एंजॉयड नीड टू बी रिस्टोर्ड and the universities need to think of evolving a strategy to hire the best people and offer them attractive salaries and working conditions to keep them motivated। बिल्कुल वो डिमोटिवेट हो जाते हैं तो काम नहीं करते हैं,
दैट्स वाई मोटिवेटेड शब्द जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट है इन्फ्लुएंस्ड, इंस्पायर्ड और ड्रिवन से। इसलिए जो मेरा इसका आंसर है वो हो गया आपका बी। सवाल बहुत ही आसान है, कुछ कुछ का जो है वो समझ सकते हैं, सेंटेंस का जो सेंस है वो थोड़ा कठिन है, फिर भी आप बताइएगा कि आपने कितने अंक प्राप्त किए नीचे लिख करके, और कैसा लगा ये सवाल बना करके, क्या लगा कि आप कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल यहाँ पर कहूंगा कि फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, करते रहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है। आप टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, with the improvement in key indicators the index has curiously made some methodological changes that calculate comparisons on। अब देखिए चेंजेस जो है वो कैलकुलेट नहीं करेगा, प्रस्तुत करेगा, एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर इसमें हम सब देखेंगे comparisons on some sustainable development goals SDGs over previous year moot। यहां जो प्रस्तुतिकरण होता है, प्रस्तुत करना, इसका भी सेंस होता है। द SDG ऑन इनइक्वालिटी शोज एन इम्पेडिमेंट। अब इम्पेडिमेंट का मतलब होता है बाधा डालना, बाधा डालना या प्रोग्रेस को रोकना, रुकावट पैदा करना, उस सेंस में भी कह सकते हैं, रुकावट पैदा करना, रोकना, उस सेंस में इम्पेडिमेंट ओवर 2019 बट द इंडिकेटर्स यूज्ड टू मेजर द स्कोर हैव चेंज्ड। अब यहां पर जो है यहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ओवर प्रीवियस ईयर मूड, यहां पर जो है कुछ कुछ चीजें लग रही है कि भाई मीनिंग ठीक ही लग रहा है कि विद द इंप्रूवमेंट इन की इंडिकेटर्स द इंडेक्स हैज क्यूरियसली मेड सम मैथोलॉजिकल चेंजेस दैट कैलकुलेट, नहीं, सबसे पहले हम इस शब्द को चुनते हैं, दैट रेंडर। रेंडर का मतलब भी होता है प्रस्तुत करना। अब देखिए रेंडर करने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को मिला करके जो एक चीज बनती है, प्लस्तर करने के सेंस में होता है कि मतलब बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस को जोड़ करके जो चीजें एक सामने आती है वो परिणाम के तौर पर जो कह सकते हैं प्रस्तुत करना, वो होता है। क्लेम शब्द यहां फील खत्म हो गया, दैट ऑर्गेनाइजेस भी यहां से खत्म हो गया, ये दो है। और व्हाट विद का मतलब होता है कुछ तो ये सेंस यहां पर नहीं देगा, बिल्कुल यहां से खत्म हो गया। उसके बाद बिसाइड्स दे सकता है सेंस, के बावजूद, तो उसमें ऑर्गेनाइजेस नहीं आ रहा है, ये यहां से खत्म हो गया। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, के बावजूद या तब भी, ठीक। कह रहा है कि विद द इंप्रूवमेंट, चूंकि है कि यहां पर हो जाएगा नॉट विद स्टैंडिंग, क्या हो जाएगा, नॉट विद स्टैंडिंग, इसका मतलब होता है डिस्पाइट कह सकते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग द इंप्रूवमेंट इन की इंडिकेटर्स the index has curiously made some methodological changes that render, ठीक है, प्रस्तुत किया क्या, comparisons on some sustainable development goals over previous year moot, है ना, पिछले साल जो प्रस्तुत हुआ था उसके ऊपर चेंजेस प्रस्तुत किए गए, दिखाया। the SDG on inequalities shows an improvement, है ना, ये इंप्रूवमेंट, यहां पर इंपेडिमेंट नहीं, इंप्रूवमेंट शो किया। देखिए यहां पर रुकावट शो नहीं करेगा, या तो वो इंप्रूवमेंट होगा या फिर वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इंप्रूवमेंट ओवर 2019 बट द इंडिकेटर्स यूज्ड टू मेजर द स्कोर हैव चेंज्ड। अब देखिए इसमें तब ये इंप्रूवमेंट आया है जब उसको इंडिकेटर्स जो उसका मेजरमेंट का है उसको बदल दिया गया है, तब पुराने जो इंडिकेटर्स थे उस आधार पर इसको मेजर नहीं किया गया। यहां पर सीधा लिखा हुआ है बट द इंडिकेटर्स यूज्ड टू मेजर द स्कोर हैव चेंज्ड, वो बदल दिया गया है, उस आधार पर ये इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो यहां पर इंपेयरमेंट, इसका मतलब होता है दुर्बलता, क्षति, हानि। एलिमेंट का मतलब आप जानते ही हैं, बीमारी से होता है, पिछले दिन भी इसकी चर्चा हुई थी, बीमारी से, विकार। तो बिल्कुल यहां पर जो है ये ए नंबर फिट बैठ रहा है मेरा। कह रहा है कि notwithstanding the improvement in key indicators the index has curiously made some methodological changes that render। अब यहां पर देखिए यहां पर चेंजेस है और रिलेटिव प्रोनाउन है इसलिए रेंडर। अब इसमें कहीं पर भी सब जगह ऑर्गेनाइजेस, वैसे भी यहां देखिए खत्म हो गया, मेरा मीनिंग के हिसाब से भी दिखेगा तो इसमें ऑर्गेनाइजेस लगेगा नहीं, फील का कोई सेंस ही नहीं है। अब क्लेम और रेंडर वाला था तो ये व्हाट विथ जो है ये बिल्कुल ये गड़बड़ हो जाएगा, मतलब व्हाट विथ
फिर व्हाट विद आगे लगाना पड़ता है। पेयर ऑफ सेंटेंसेस होते हैं कि कहते हैं कुछ तो गरीबी से कुछ लाचारी से मारे गए, इस तरह के सेंटेंसेस में हम लगाते हैं व्हाट विद, तो ये यहां पर आएगा नहीं। सबसे बेहतर ऑप्शन जो मेरा है, अब देखिए यहां पर मैं इसको दूसरे तरीके से एलिमिनेट किया। क्या किया ध्यान दीजिएगा, यहां पर चेंजेस लिखा हुआ है, इसके साथ क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए ना, दैट लगा हुआ है, तो इसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेस देखिए खत्म हो गया, ये मेरा डी नंबर ऑप्शन खत्म हो गया। अब यहां पर फील वाला ऑप्शन पहले से ही खत्म हो गया, भैया ये डेटा की बात है, यहां महसूस करने की बात ही नहीं होगी। अब मेरा बचा कि बी और ए में से, तो बी और ए में से बी जो है उसका जो पहला वर्ड है व्हाट विद, इसका मतलब होता है कुछ तो, और ये हम तब लिखते हैं कि कुछ तो गरीबी कुछ तो लाचारी, इस तरह से दो बार मुझे व्हाट विद करके लिखना होगा, तो वो यहां पर सेंस आ नहीं रहा है बिल्कुल, तो यहां से खत्म हो जाता है। अब हम इसके आधार पर सेंस को देख लेते हैं। कह रहा है कि रेंडर कंपैरिजंस ऑन द सम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ओवर प्रीवियस ईयर मूड, जो पिछले ईयर आया उसके ऊपर जो है यहां पर कुछ दिखाया, डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है कंपैरिजन प्रस्तुत किया। अब कह रहा है कि द एसडीजी ऑन इनइक्वालिटी shows an improvement, जो वहां पर तीसरा वर्ड है इंप्रूवमेंट ओवर 2019, ये किस आधार पर हुआ वो भी कह रहा है कि बट द इंडिकेटर्स यूज्ड टू मेजर द स्कोर हैव चेंज्ड। पुराना वाला जो मेजरमेंट था उसको यूज ने उसको बदल करके जो है ईयर खिसका देते हैं हम लोग अक्सर जीडीपी वगैरह मेजर करने में, उसका जो बेस ईयर होता है उसको बदल करके दिखाया जाता है। ये इकोनॉमिक्स वाले लोग ज्यादा बेहतर समझेंगे, तो इसीलिए यहां पर जो इसका सवाल का जवाब हो गया वो हो गया आपका ए। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, इट इज हाईली लाइकली, इसका मतलब होता है संभावित, पहले ही बता चुका हूं, दैट इंडिया विल बी एबल टू कंपीट, और कंपीट के साथ अगेंस्ट नहीं लगाते, विद लगाते हैं। ठीक है, अब यहीं से हम ऑप्शन देख लेते हैं। इन नहीं होगा, फोर नहीं होगा, ये देखिए ये भी नहीं होगा। अनलाइकली, असंभव, इसका मतलब होता है असंभव। कह रहा है कि इट इज हाईली अनलाइकली दैट इंडिया विल बी एबल टू कंपीट विद चाइना इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एज चाइना हैज डेवलप्ड। अब ये देखिए मच एडवांस्ड होगा, मेनी होगा ना, ठीक है, मेनी एडवांस्ड वेपन्स थैंक्स टू अस्टॉन्डिंग सक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन दैट कंट्री। और अस्टॉन्डिंग का मतलब होता है चौंका देने वाला। क्या होता है? चौंका देने वाला। तो देखिए आराम से, ये दूसरा सवाल था 10 में, जो प्रपोजिशन के आधार पर हमने आसानी से पकड़ लिया कि भाई कंपीट विद होता है, यहां पर क्या हो जाएगा इन इट, तो यहां पर सीधा एक ही चीज दिख रहा है मुझे, सी में विद, बाकी सब में ऑप्शन है ही नहीं। तो इट इज हाईली unlikely that India will be able to compete with China in terms of nuclear weapons as China has developed more advanced weapons thanks to the astounding success of technology in that country। और इसीलिए इस सवाल का जवाब है वो है आपका सी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेपोजिशन हमने ए, बी और डी को आसानी से एलिमिनेट कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन काफी मजेदार रहा होगा। मैं मानता हूं कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ था, आपको हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग में परेशानी हुई होगी, कंटेक्स्ट को समझने में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन जब आपने आंसर मिलाया होगा, जब आप एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, वो शायद मैं आपके लिए आसान कर पाया और तब ये वीडियो आपको मजेदार लगा और इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। मैं बस आपको इतना ही मैसेज देना चाहूंगा कि मैं आपके साथ हूं, लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स आपके साथ है। इस तरह के क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे, हम आपकी हिम्मत बढ़ाते रहेंगे। बस जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप मेरे नहीं, अपने चैनल के साथ बने रहिए। ये सिर्फ मेरा नहीं है, आप हैं तो चैनल है, आप नहीं है तो फिर चैनल तो कब का मुश्किल हो जाएगा इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, ये भरोसा दिला सकता हूं कि लेवल्स इतने सिखा दूंगा कि आपको एग्जामिनेशन में, चाहे वो किसी भी तरह की परीक्षा हो, आपको इंग्लिश में कभी भी परेशानी नहीं होगी। इसी उम्मीद के साथ कि सबके जीवन में अच्छा होगा, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा और आप आम जीवन में लौटकर अपनी मनचाहे गोल की तरफ बढ़ेंगे और सफल होंगे। अगले दिन बहुत जल्द आपके सामने फिर उपस्थित होंगे एक नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सीजन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।